नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पूरा बिहार हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी घट गई है। घने कुहासे ने गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ठंड के प्रचंड प्रहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंगेर में ठंड और कुहासे का कहर दिख रहा है। कुहासे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। कुहासे के कारण विजिबिलिटी 3 से 4 मीटर तक घट गई है। श्री कृष्ण सेतु का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। पिछले दिनों से ठंड की जो स्थिति है वो अब काफी बढ़ गई है। ठंड ने कपकपी तो बढ़ाई है तथा ठंड के वजह से हुए कुहासा ने जनजीवन को अस्त से व्यस्त कर रखा है। हम बात करें वाहनों की तो दिन के समय में ही वाहन अब अपने हेडलाइट को जला सड़कों पे उतरने को विवश हैं, या यूं कहें कि जो कुहासा है, कुहासे ने वाहनों की रफ्तार पे जो है वो ब्रेक लगा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगा पुल पे, और गंगा पुल की जो आप स्थिति है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुहासे की क्या स्थिति है। कुहासे की स्थिति ऐसी है कि जो विजिबिलिटी है वो 4 से 5 मीटर तक की भी नहीं है, और जो दिखाई देने की बात है, जितने भी वाहन हैं वो सभी अपने हेडलाइट को जला के इस पुल से होके गुजरते हैं। ये वही पुल है जो मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय को जोड़ने का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। आप देख सकते हैं कि पुल पे जितने वाहन हैं सभी हेडलाइट को जला के ही यहाँ से जाते हैं, क्योंकि कुहासा की ऐसी स्थिति है कि इस कुहासा के वजह से जो वाहन है वो काफी धीमी चाल में अपने गंतव्य तक जाते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और इधर सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। भागलपुर में रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सैंडिस कंपाउंड में लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सिल्क सिटी में सर्दी का सितम लगातार जारी है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। इस वक्त मैं शहर के सैंडिस कंपाउंड में हूं, और कुछ महिलाएं जो रोजाना व्यायाम करने के लिए सैंडिस कंपाउंड पहुंचती हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से ठंड का जो प्रभाव है वो जनजीवन पर पड़ा है। लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तापमान में गिरावट है। आप लोग लगातार व्यायाम करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या असर पड़ा है जनजीवन पर? जी, ये अभी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो गए हैं। हमारे यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते थे, 100+ लोग आते थे, वहाँ पे भी काफ़ी कमी आ गई है। हमारे अभी 25 to 30 है। लेकिन मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी, ठंड जितना भी हो, बट आप एरोबिक्स एक्सरसाइज या किसी भी टाइप के व्यायाम हो उसको कभी ना छोड़ें, और जब भी निकले तो गर्म कपड़े पहन कर निकले। कितनी महिलाएं आपके पास आती थी, और अभी ठंड बढ़ने के बाद कितनी महिलाएं आ रही हैं? 90 to 100 यहाँ पे आते थे, और अभी 30 to 40 आ रहे हैं। तो कमी आई है, ठंड कमी आई है, कमी आई है। असर पड़ा है? असर काफी पड़ा है, काफी असर पड़ा है। लोग जितने आते थे उतने नहीं आ रहे हैं, अब लोग कम गए। तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर ठंड का प्रभाव पड़ा है। लोग कम संख्या में सैंडिस कंपाउंड पहुंच रहे हैं। लगातार सर्दी का सितम जो है सिल्क सिटी में जारी है, और कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव जनजीवन पर देखने के लिए पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और ठंड के प्रचंड प्रहार से जमुई के लोग भी परेशान हैं। वहीं ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था में लापरवाही दिख रही है। प्रशासन ने कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था तो की है, लेकिन वो काफी नहीं। रात में रोजगार के लिए सड़क पर निकले रिक्शा चालक ठंड में से परेशान दिखे, जो बुझ रहे अलाव से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ठंड का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। लगातार ठंड बढ़ रही है, और ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, परेशान है लोग। वैसे हालात में जमुई शहर की अगर बात करें तो तस्वीर रात की है, और देख सकते हैं कि सड़क सुनसान है। और वहीं एक हैरान कर देने वाली बात है कि जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था करने की बात कही थी। अब रिक्शा चालक जो हैं, जो रात भर रिक्शा चलाते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, रोजगार के लिए, इस ठंड में भी लोगों को सेवा देते हैं, और साथ ही रोजगार की तलाश में रात भर बाहर रहते हैं, वो किस तरह से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे।
और देख सकते हैं कि जमुई शहर के कचहरी चौक पर अलाव का व्यवस्था किया गया जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो अलाव का व्यवस्था हुआ है वह काफी नहीं है। कह सकते हैं कि शाम, इसको देखने के बाद से ही लग रहा है कि शाम के बाद से अलाव बुझ चुकी है और जो अलाव में जो कुछ जो आग बचा हुआ है उससे ये रिक्शा चालक जो है ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ बधवन तालाब पर है। बधवन तालाब। तो क्या परेशानी है अभी? अलाव वो ठंडा बहुत है। ठंडा बहुत है। इस अलाव का क्या स्थिति है अभी? अभी स्थिति यही है कि इसको सरकार देखना चाहिए। सर 4-5 किलो लकड़ी यहाँ का व्यवस्था कर देते हैं, 5 बजे लड़का के चल गए तो कम से कम 10 किलो 15-20 किलो लकड़ी तक रहेगा तो हम लोग को रात भर में गुजर हो जाएगा सर। जा गया अलाव में, इसमें कुछ भी अब नहीं बचा। तो क्या जरूरत है? तो सर अब बैठे हुए हैं, अब इसमें क्या जरूरी गरीब आदमी को हो सकता है। पर अलाव और लकड़ी की और व्यवस्था होती तो इन्हें राहत मिलती, क्योंकि रात भर ये रिक्शा चालक इस चौक पर या ये जाएंगे तो कोई और आएगा रिक्शा चालक कर इंतजार करेंगे और जो अलाव जल रहा है उसे राहत ठंड से बचने की कोशिश करेंगे। जरूरत है कि अलाव की पूरी व्यवस्था हो ताकि रिक्शा चालकों को काफी मदद मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो भागलपुर में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं मुसाफिरों और जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा ही सहारा है। रैन बसेरे का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी हम हैं ततारपुर के नगर निगम के गोदाम में, जहां पर ये रैन बसेरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 36 बेड अभी लगे हुए हैं और लोगों को यहाँ पर जो है सोने की व्यवस्था की गई है। 36 बेड लगे हुए हैं। कम्बल जो है कम्बल दिया जा रहा है, तोशक है, किसी पर चादर नहीं है, लेकिन कम्बल जरूर दिया गया है कि यहाँ पर लोगों को सोने में जो है ठंड से राहत मिल सके। कुछ लोग हैं जगे हुए रात में, उनसे बात करते हैं। कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है और कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मधेपुरा जिला से आए हैं। कितना ठंड पड़ रहा है? ठंडा काफी पड़ रहा है। यहाँ आए हैं तो क्या राहत मिला है? राहत यही मिला है, हमको मिला है, बेड मिला है, बिस्तर मिला है और ठंड से बचो है बहुत। चादर नहीं है? चादर तो है, चादर भी है, कम्बल भी है। राहत है। हाँ, राहत है। तो आप देख सकते हैं कि राहत है लोगों को। और यहाँ पर जो है व्यवस्था किस तरह से है, यहाँ केयर टेकर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ रैन बसेरा में। सर मच्छरदानी है, यहाँ पे बेड भी है, प्लस उसपे बेडशीट भी है, चौकी है। ठंड में कितने लोग प्राय आ रहे हैं यहाँ प्रतिदिन? लगभग 15-20-25 ऐसे रहते हैं। किसी दिन ऐसा भी आएगा 32 भी है, इतना लोग जाते हैं। खाने होने की भी व्यवस्था की गई है यहाँ क्या? जी सर, खाने के लिए व्यवस्था होता है। क्या? बस शाम में चावल और जो भी होता है, यानी कि खाना मिलता है, बस। और क्या मिलता है? जी सर। और कम्बल उमल की पर्याप्त व्यवस्था है? जी सर। आप देख सकते हैं नीचे आगे और भी है। कितना बेड है यहाँ टोटल? टोटल 50 बेड है, पर नीचे यानी कि गोदाम में यानी कुछ चौकी फंसा हुआ है, उसके वजह से वो यूज ना हो रहा है। 34 बेड यूज हो रहा है। 34 बेड यूज जी सर। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। तो आप देख सकते हैं कि 34 बेड यहाँ पर है। पहले 36 कहा गया था, लेकिन 34 बेड यहाँ पर है, जो जिस पर जो है लोग जो ठंड के मारे हैं वो यहाँ पर आके रह सकते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो व्यवस्था यहाँ पर ठीक ठाक ही नजर आ रही है और लोगों को कम्बल दिया जा रहा है, तोशक दिया जा रहा है, मुसहरी भी दिया जा रहा है कि कहीं से उन्हें कोई परेशानी ना हो। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो बिहार में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, पर ऐसे लोग जिन्हें काम से बाहर जाना पड़ रहा है, उन्हें गर्म कपड़ों के साथ चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था बेहद राहत पहुंचा रही है। कटिहार नगर निगम ने शहर के 15 प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। शहीद चौक पर ऐसे ही एक अलाव स्थल का जायजा लिया है संवाददाता सुब्रत गुहा ने। ठंड है, प्रचंड है, इस बीच अलाव की व्यवस्था किया गया। कटिहार के ये शहीद चौक का नजारा देख सकते हैं, जहां दूर दराज से लोग आते हैं और इस तरह का अलाव की व्यवस्था ये बेहद राहत पहुंचा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ आए, बात कर लेते हैं। कितना राहत है ठंड में ये अलाव की व्यवस्था? जी, राहत से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये ठंड का आगाज हुआ है वाकई में देखने वाली है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हर तबके के लोग जो आ रहे हैं, चाय के चुस्की के साथ साथ यहाँ पर आग से अपना हाथ सेक रहे हैं और ठंड को दूर कर रहे हैं।
जो ये बहुत बड़ी बात है कि चौक चौराहे और थाने के बगल में चौकों पर ऐसे व्यवस्था किया गया है, वाकई में काबिल तारीफ। हर तबके को लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपकार यहाँ पर आपके द्वारा दिया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। सब, मेरा नाम सोनू कुमार है। नगर निगम की तरफ से व्यवस्था क्या है, कितने जगह इस तरह का? ये 15 जगह सर नगर निगम के द्वारा किया गया, हर चौक चौराहे पे। क्या नियम क्या बताया गया है? ये आपका नगर निगम के द्वारा जो है हर चौक चौराहे पे जलाव का व्यवस्था किया गया है, 15 जगह सभी चौक पे जला के। जी 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 सर, आग लगा के, आग लगा के आना है सर। क्या नाम है आपका? कालीचरण सर। तो निश्चित तौर पर ये नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था किया गया, लोग इस अलाव की व्यवस्था से बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए अब बिहार के प्रमुख शहरों का तापमान जान लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना में जो मिनिमम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गया की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री है। भागलपुर की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री है और अधिकतम 20 डिग्री है। पूर्णिया की अगर बात करें तो मिनिमम 10 डिग्री है, मैक्सिमम 23 डिग्री है। मुजफ्फरपुर में न्यूनतम 9 डिग्री है जबकि अधिकतम 23 डिग्री है। सारण में न्यूनतम 8 डिग्री है, मैक्सिमम 21 डिग्री है। आरा में भी न्यूनतम 9 डिग्री है और अधिकतम 19 डिग्री है। नालंदा में न्यूनतम 9 डिग्री है जबकि अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। छपरा में जहरीली शराब का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। गंभीर हालत में बीमार एक शख्स को पटना रेफर किया गया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक युवक ने नए साल के मौके पर शराब का सेवन किया था। मामला तरैया थाना क्षेत्र के शहनवाजपुर गांव का है, जहां परिजनों के मुताबिक शराब पीने से उसकी तबीयत बिगड़ी थी और सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे पटना रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक शहनवाजपुर निवासी राजेश्वर शाह का बेटा सुनील कुमार बताया जा रहा है। काल माने 5 जनवरी रहे तब दारू पीले बना। हाँ, तो ये माने काल ना बतैलन, आज बतैलन। आज से कहानी माने करो बरबर। ओ सवेरे से माने 10 बजे करीब में। लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 16 महीने का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर आज से मिशन बिहार का शंखनाद करने जा रही है और इसका आगाज खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकतंत्र की धरती वैशाली से करेंगे। जेपी नड्डा आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू में आयोजित सम्मेलन से मिशन बिहार का आगाज करेंगे, जहां वे लोकसभा स्तर के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा के वैशाली आगमन और मिशन बिहार को लेकर पार्टी नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कल पटना में आगमन हो रहा है और वह वैशाली लोकसभा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल उनका आगमन पटना एयरपोर्ट पे होगा और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा वह सीधे पारू हाई स्कूल वैशाली जाएंगे। लगभग 12:30 बजे वहां पे उनका आगमन होगा और यह पहली एक सम्मेलन है जो कि लोकसभा स्तरीय है। इसमें केवल वैशाली लोकसभा के ही हमारे कार्यकर्ता बंधु, पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, उन सबों की एक सभा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा को सम्मानित किया जाएगा। जेपी नड्डा यहां करीब 10 बजे पहुंचेंगे और दर्जनों आचार्यों के द्वारा मंगल पाठ के बीच मंदिर के मुख्य द्वार पर नड्डा का स्वागत किया जाएगा। तमाम मंदिर के जो भी सदस्यगण हैं, हम पुजारीगण, सभी लोग, पंडाओं लोग जो भी हैं, सभी लोग उपस्थित होकर के उनको सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के बाद उनको प्रसाद वगैरह पाएंगे, प्रसाद देंगे, उनको प्रसाद पाएंगे। उसके बाद यहाँ से विदा किया जाएगा।
नए साल में बिहार में यात्रा की सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से यात्रा पर निकल रहे हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वैशाली के रास्ते मिशन 2024 का शंखनाद करने आ रहे हैं, जबकि 5 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बांका से शुरू होगी। यानी सभी राजनीतिक दलों के नेता सियासी यात्रा कर रहे हैं। बावजूद इसके सभी एक दूसरे की यात्रा के मकसद पर निशाना साध रहे हैं। किस नियत से यात्रा पे निकल रहा है वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये 14वीं यात्रा है और वो इस यात्रा के माध्यम से जितनी भी योजनाएं या प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसकी वो समीक्षा करते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं। देखिए, आप तीनों यात्राओं में फर्क समझिए। कांग्रेस यात्रा कर रही है भारत का जो सामाजिक ताना बाना टूट रहा है उस ताने बाने को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने की यात्रा है, देश को एक करने की यात्रा है। और भाजपा की यात्रा क्या है? कमजोर सीटों पर यात्रा करेंगे, मतलब सत्ता की भूख मिटाने का उपक्रम है भाजपा की यात्रा। भाजपा को सत्ता का नशा है, हवस है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। जनता से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है। बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है और जितने लोग यात्री लोग हैं ये लोग सब राजनीतिक सैलानी हैं। नव वर्ष में ये लोग आनंद मनाने के लिए निकल रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति तीनों जो यात्री लोग हैं, पद यात्री ये पैर से चलने वाले यात्री नहीं है, सबको अपने कुर्सी की यात्रा करनी है, उस पद के यात्री हैं। बाकी पार्टियां जो है से केवल चुनावी दृष्टि से काम करती है। कांग्रेस अपना बांका से प्रारंभ कर रही है, नीतीश कुमार अपनी यात्रा बाघा से शुरुआत कर रहे हैं। तो इनको जब चुनाव नजदीक आता है तब जो है से याद आता है कि हम कैसे लोगों के बीच में जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला केवल चुनावी राजनीति से नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी सतत अपने संगठन के कार्य को करती रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बार की यात्रा पश्चिम चंपारण के दरुआबारी गांव से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री की यात्रा की पहली तैयारी अंतिम चरण में है। पूरा प्रशासनिक अमला गांव में कैंप कर लोगों की समस्याएं सुन रहा है। गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। वाल्मीकि नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा दरु आबारी गांव। किसी जमाने में दारू को लेकर चर्चित दरु आबारी गांव आज दारू बंदी को लेकर जाना जाता है। यही वजह है कि सरकार से पहले शराबबंदी करने वाले दरु आबारी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार की यात्रा में हम नीतीश कुमार का यात्रा जो है हमारे दरुआबारी गांव से शुरुआत हो रही है, जहाँ पे हमारे दलदलिया पोखर जो है ऐतिहासिक पोखरा है। अल्लाह रुदल के समय का यह पोखरा, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उसके बाद दलित बस्ती का भी भ्रमण करेंगे और जो गरीब है, भूमिहीन है, उनके लिए भी जमीन का कुछ व्यवस्था उनके द्वारा किया जाएगा। सीएम के आने के पहले कैसे अधिकारी एक्टिव दिखते हैं उसकी तस्वीर देखिए। सड़क से लेकर तालाब तक की तस्वीर बदली जा रही है ताकि कहीं कुछ गड़बड़ ना दिख जाए। तालाब का निरीक्षण करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगाए गए हैं और चारों तरफ से इस तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है। तो इस दलदलिया पोखर पे आएंगे मुख्यमंत्री और इसका निरीक्षण करने के बाद इस गांव में दलित बस्ती में जाएंगे जहां के लोगों ने शराबबंदी के समय मिसाल कायम की है। तो इस दलदलिया पोखर के साथ ही पूरे इस गांव को, दरुआबारी गांव को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। इतनी सुखद तस्वीर कभी कभार ही देखने को मिलती है। सरकार आपके द्वार जी सीएम की यात्रा के पहले अधिकारियों की पूरी फौज दरुआबारी पहुंच चुकी है। गांव में हर विभाग का कैंप और हर विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं। कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और लंबित कार्यों को युद्ध स्तर पर निपटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं गांव में जितने कुआं हैं उसकी तस्वीर बदली जा रही है। जल जीवन हरियाली के तहत सभी कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही गांव में जो भी खाली पड़ा जो जमीन था सड़क किनारे, आप देख सकते हैं पेवर ब्लॉक से पूरे गांव को चमकाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ हर विभाग की ओर से कैंप लगाया गया है और हर विभाग के अधिकारी इस गांव में लगे हुए हैं इस गांव की सूरत बदलने में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। वजह यही है कि मुख्यमंत्री के आने से पहले अधिकारी हर उस समस्या का समाधान कर देना चाहते हैं जिससे उनकी किरकिरी ना हो। काश कि ये अधिकारी सालों भर ऐसे ही एक्टिव रहते तो बिहार की तस्वीर कब की बदल गई होती।
न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। लखीसराय की पाली में सरपंच पति की मौत मामले में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जिले के एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की लीपापोती में जुटी है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। महरामचक गांव पाली पंचायत के वीरूपुर थाना अंतर्गत बरहिया का प्रखंड में है और यहां पर 13 दिन पहले एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसको यहां के प्रशासन करा के एक्सीडेंट हुआ है और वो सरपंच पति है। उसकी हत्या हुआ है, वो दारू बनाने के लिए मना किया है और दारूबाजों ने उसको मार दिया है। नेता प्रतिपक्ष जो बात कर रहे थे, उन्होंने पोस्टमार्टम के बारे में पूछा, क्योंकि मैंने कल ही जानकारी ली थी कि पोस्टमार्टम नहीं मिला है। तो मैंने कहा नहीं मिला है, तो मैंने कहा कि सिविल सर्जन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना है। उसी के आलोक में उन्होंने ये हम पे आरोप लगाया है। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, प्रोटोकॉल का पालन पुलिस अधीक्षक सहित सबों को करना चाहिए। पूर्वी चंपारण के केसरिया में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के लोगों की दुर्दशा के लिए सरकार और सिस्टम को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान की भूमि है, लेकिन खराब सिस्टम ने बिहार के लोगों को मजबूर कर दिया है। हमने के बाहरी जाता नहीं जाए तो कह रहा है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहारी शब्द गाली बन गया है। हम लोग के बच्चे पूरे देश में मजदूर बन गए हैं। ये बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये ज्ञान की भूमि रही है। बिहार के मंत्रियों ने साल 2022 के अंतिम दिन संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर दी है, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की संपत्ति के ब्यौरे पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सवाल उठाए थे, जिस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चुनौती दी है कि अगर इसमें कोई भी जानकारी गलत है तो सुशील मोदी कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमने नहीं देखा। और यह देश में परंपरा नहीं, कानून हो, नियम हो या परंपरा हो। अब आप बताओ, जो हैं विरोध कर रहे हैं, जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि कौन सी संपत्ति रह गई है और चले जाओ कोर्ट में। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह साबित हो गया है कि नोटबंदी सरकार का सही फैसला था, जबकि विपक्ष ने इस पर भ्रम पैदा किया, लेकिन कोर्ट के फैसले से यह भ्रम दूर हो गया। नोटबंदी एक बेहतरीन फैसला था और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। इससे यह साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया, वो सही प्रक्रिया अपनाई और सही तरीके से किया। जिन लोगों ने इस पर बयानबाजी की है, उनको देश से माफी मांग लेनी चाहिए। नए साल के शुरू होते ही सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जेडीयू के राज्य भर के अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। करीब घंटे भर चली बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं से फीडबैक लिया और 2024 और 2025 के लिए तैयार रहने और एकजुट रहने का निर्देश दिया। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं को बताया कि सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, वो पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाए। नीतीश कुमार ने नए साल की शुरुआत होते ही अल्पसंख्यक वोट बैंक को कैसे मजबूत रखा जाए, इसे लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई है और यहाँ पे बिहार भर से आपको कहें कि 200 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, जिलों से पहुँचे हुए जो लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचे और उससे नीतीश कुमार जो है वो खुद मुलाकात किया उन्होंने और उसके बाद यहाँ पे लोगों को नई टिप्स भी दी। वहाँ पे अब हम लोगों से क्या नीतीश कुमार जी ने कहा? नीतीश कुमार जी ने कहा कि 24 और 25 हम लोगों को फतह करना है और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं देश को जो समाप्त करने पर, संविधान को जो समाप्त करने पर तुली हुई है,
तो उसको सभी जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सारे कार्यकर्ता गांव टू गांव जा करके इस बात को बताना है। और आने वाले दिनों में जो 24 का चुनाव होगा, हम लोग अगला प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को रूप में देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जोश जो है वो बाहर निकलते ही नेताओं में है कि ये बात बताइए कि जिस ढंग से पिछले चुनाव में उपचुनाव में देखा गया है कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो किसका है, इसे लेकर के एक बड़ी रणनीति आज मानी जाएगी कि नीतीश कुमार ने बुलाई है। देखिए, आज का जो मीटिंग था वो बिल्कुल ऐतिहासिक है नव वर्ष में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकेत दिया है उसमें हम लोग को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो बी टीम है, AIMIMMM जो 4 बीघा में नाम है, इसके खिलाफ में शंखनाद किया गया है। बिहार में काम किया है माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, तो जिसके लिए काम किया है बात उन्हीं की हो रही है। आज की बैठक में क्या क्या कहा उन्होंने? आज की बैठक, आज हमारा नववर्ष शुरू हुआ है, उसकी बधाई देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी पदाधिकारियों को, प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक भाइयों को बुलाया था और उन्हें बधाइयाँ दी। और अपना 5 तारीख से जो उनका अपना रणनीति है, जो अपने विकास की यात्रा को तय करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा हुई कि 2024 जो है वो कैसे फतह हासिल करनी है, उस पर अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे एकजुट रखें, तमाम बातों की आज की बैठक में इस रणनीतियों पर चर्चा हुई। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां पर नए साल की पार्टी में गोली चली है। पार्टी में शामिल नहीं करने पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में सौरभ कुमार घायल हुआ है। आरोपी युवक गोल्डी मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंगेर में नए साल की पार्टी में शामिल नहीं किए जाने पर गोल्डी मिर्जा ने सौरभ कुमार को गोली मार दी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुतुरखाना सलेमपुर का है, जहां 18 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार को गांव के ही गोल्डी मिर्जा नामक युवक ने रविवार को गोली मार दी। रात को ये गोलीबारी की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार सौरभ अपने दोस्त अंकित, मिथिलेश और दूसरे दोस्तों के साथ बागीचे में चिकन पुलाव की पार्टी कर रहा था। रात करीब 11:30 बजे गोल्डी मिर्जा वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और पार्टी में शामिल करने की जिद करने लगा, लेकिन सौरभ के मना करने पर गोल्डी को यह बात बुरी लगी और गोल्डी और उस सौरभ के बीच मारपीट हो गई। रात 12 बजे सौरभ और सभी दोस्त खाना खाकर वापस चले गए। इसके बाद गोल्डी उसे घर से बुलाकर लेकर आया। घर से कुछ दूर जाने पर गोल्डी ने सौरभ पर गोली चला दी। गोली सौरभ के पेट में लगी, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक गोल्डी मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से देसी पिस्टल, 2 कारतूस और 1 खोखा बरामद किया है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।